दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की ज़िंदगी पर आधारित है, जिसकी वैसे तो शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अपनी पुरानी मोहब्बत के ख़यालों में अटकी हुई थी। यहाँ तक कि उसने अपने पति को भी करीब नहीं आने दिया और फिर एक दिन मोहब्बत निभाने के चक्कर में घर से निकल गई। कहानी में देखना यह है कि इस लड़की की ज़िंदगी इसको कहाँ लेकर जाएगी, आखिर इसका अंजाम क्या होगा। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। शादी के फेरे होते ही मेरी विदाई हो गई और बहुत दूर का सफ़र करके हम एक गांव में आ गए। ससुराल पहुंचते ही मुझे एक कमरे में बैठा दिया गया। एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरी मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ एक किसान से की थी। मैं अपने भाग्य पर रो रही थी। इसके अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, बस बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद मेरे पति अंदर आए तो मैंने हल्की सी एक झलक उनकी तरफ देखा, तो वो एकदम मुझे गंवार लगा। रंग उसका थोड़ा सांवला था। वो मेरे सामने आकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा और मुझे देखने लगा। मुझे उसका यूं देखना भी बहुत बुरा लग रहा था। वो मुझे एक आंख ना भा रहा था और वो मुझसे कहने लगा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मैंने उसकी बात का तुरंत जवाब दिया और कहा, और मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग सा उड़ गया। उससे शायद मुझसे ऐसी किसी बात की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ख़राब था। मेरे माता पिता ने लाख मना करने पर भी मेरी शादी गांव में की थी। मेरे मना करने पर मम्मी पापा ने कहा था, लड़का बहुत अच्छा है, अपनी ज़मीन पर खेती करता है, अच्छे ख़ानदान से है, कमाता भी अच्छा है, तुम बहुत खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी बस अच्छी कमाई, अच्छे ख़ानदान तक ही सीमित है? मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। मेरे अंदर नकारात्मक विचार का एक सैलाब भरा पड़ा था। मेरे अंदर बहुत जलन थी। मेरा व्यवहार, मेरे शब्द मेरे वश में नहीं थे। जी चाह रहा था कि अपने पति सूरज पर अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दूं। वो बोला, क्या हुआ तुम्हें सपना? तुम ठीक तो हो? और यह क्या बोल रही हो? मैंने कहा कि मैं सही बोल रही हूँ। तुम्हारी औकात नहीं मेरे मुंह लगने की। क्या तुम मेरे लायक हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जाओ पहले अपने आप को जाकर शीशे में देखो, फिर बात करना। तुम पढ़े लिखे हो और ना देखने में अच्छे। देखो जो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये सब बोलकर मैं रोने लगी। वो चुप होकर बैठ गया और बहुत मायूस भी हो गया। मैंने रोते हुए कहा, किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गया और बोला, सपना तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में तो हो? मैंने बोला, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तुमसे 1000 गुना अच्छा है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। यह सुनकर उसकी आंखें नम हो गई और वो बाहर चला गया। मगर ये सच था, मैं एक लड़के से प्यार करती थी जो मेरे कॉलेज का ही था। कुछ दिन हम मिले, फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए और फिर हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। मैं अभी भी अपनी किस्मत के बैठे रो रही थी। कुछ देर बाद सूरज वापस रूम में आया। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी और पूरा चेहरा पानी से गीला था। वो शायद रोकर आया था। उसने एक चादर उठाई और लेट गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और ईश्वर का धन्यवाद किया और बेड पर लेटकर सो गई। काफ़ी दिन यूं ही बीत गए। ना मैंने सूरज से कोई बात की, ना सूरज ने। वो दिन निकलते ही खेतों में चला जाता। शाम में थक हार कर जब वह घर वापस आता, उससे मिट्टी और खाद से मैले कपड़े और पसीने से पूरा शरीर भीगा रहता। उसको देखकर मुझे उससे घिन आती थी। मैं बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखती और मुंह फेर लेती थी। मुझे देखकर वह कमरे में चला जाता था और नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी थी कि मुझे सबके साथ बैठकर खाना खाना पड़ता था।
मेरी ससुराल में सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता था। कुछ दिन तक आधी रोटी खाती और उठ जाती। सूरज शायद समझ गया था कि उसके साथ बैठकर खाना नहीं खा पाती, इसीलिए वो अब खुद आधी रोटी खाकर उठ जाता। मैं भरपेट खाना खाती। मुझे इससे बिल्कुल भी फ़र्क ना पड़ता कि सूरज सारा दिन खेतों में मेहनत करता है और शाम को थक हार कर घर आता है तो उसे भरपेट खाने भी नहीं मिल पाता है। तो बस अपनी अधूरी ख्वाहिशें के बारे में ही सारा दिन सोचती रहती और अपनी मोहब्बत से अपने प्यार के दीपक के बारे में ही सोचती रहती। मेरे पास जो फ़ोन था वो मेरी मम्मी ने वापस ले लिया था, क्योंकि यहाँ बहू बेटियों को फ़ोन रखने की रीति रिवाज नहीं था। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने सारी शर्म लिहाज छोड़कर सूरज से फ़ोन मांगा और बोला कि मुझे दीपक से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वह आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और दीपक का नंबर डायल करके बात करने लगी। जब मैंने दीपक से बात की, वो भी मेरी वजह से बहुत परेशान था। मैंने उसे रोते हुए सारी बात बताई। सूरज मेरे ही पास है, इस बात का भी मुझे कोई एहसास नहीं था। उसने चुपचाप अपनी चादर ज़मीन पर बिछाई और लेट गया। अब तो यह मेरा रोज़ का काम हो गया था। मैं सूरज से फ़ोन लेती और दीपक से बात करने लगती। दीपक मुझे अभी भी अपनाने को तैयार था। एक दिन कमरे के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो बात करने के लिए बाहर चली गई थी। सब सो रहे थे और सूरज भी सो रहा था। मैं बाहर खड़ी दीपक से बात कर रही थी कि अचानक पीछे से मेरे देवर ने आकर मुझसे फ़ोन छीन लिया और बोला, बेशरम औरत, पति के होते हुए यार बना रखे है, शर्म नहीं आती? ज़रा भी पता नहीं वो कब से मेरी बात सुन रहा था। वो खबूब ज़ोर ज़ोर से मुझ पर चिल्लाने लगा। धीरे धीरे सब लोग अपने अपने कमरों से निकलकर आ गए और सूरज भी आंख मलते हुए आया और तेज़ आवाज़ से बोला, क्या हुआ? क्या बात है? इतनी रात को क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है? मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सब मुझे हैरानी से देखने लगे, लेकिन मैं मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि इनको सारी सच्चाई पता लग चुकी थी। वह यह मुझे मेरे घर भेज देंगे और फिर मैं दीपक से शादी कर लूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सूरज ने अपने भाई को ही झूठा साबित कर दिया। बोला, मुझे मेरी पत्नी पर पूरा विश्वास है, यह ऐसा कुछ नहीं करेगी और ये अपनी सहेली से बात करती है, इसने मुझे पहले ही बता रखा है। यह बोलकर उसने सारी बात ख़त्म कर दी और सब अपने कमरे में चले गए और सूरज भी अपने कमरे में आ गए और मैं कमरे में आते ही इनसे लड़ने लगी, क्योंकि मुझे इस पर अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं बोलने लगी कि अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ़ हो रहा था। तुम सब जानते हो कि मैं किससे बात करती हूँ और आज सबको पता लग ही गया था। तुम मुझे इस घर से निकाल सकते थे। फिर मेरे मम्मी पापा को मजबूर होकर मेरी शादी दीपक से करनी पड़ती, लेकिन तुम्हारी इस बकवास ने मेरी रास्ते बंद कर दिए। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मम्मी पापा के वजह से खुद भी कुछ नहीं कर सकती थी। अगर मैं तुम्हें भी छोड़ दूं, तब भी मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे मम्मी पापा की इज़्ज़त मेरी भी इज़्ज़त है। अगर वो लड़का तुम्हें इज़्ज़त के साथ अपनाने को तैयार है तो 2-3 दिन में खुद तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। उससे बात करके खुद पर सारा इल्ज़ाम लेकर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और तलाक के पेपर भी भिजवा दूंगा। तुम शौक से उससे शादी करना और खुश रहना। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई और पहली बार उसके लिए मेरी भावनाएं बदलने लगी थी। लेकिन मैं होश में आई और सारी बात दीपक को बताई। वो भी बहुत खुश हुआ और बोला, तुम शहर आ जाओ, अपने पति से तलाक ले लो। पहले हम कोर्ट मैरिज करेंगे, उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हाँ बोल दिया और 2-3 दिन बाद सूरज के साथ दीपक के बताए एड्रेस पर शहर पहुंच गई और सूरज से बोली, अब तुम जाओ और मुझे तलाक के पेपर भिजवा देना। मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है, मैं दीपक से शादी कर लूँगी। वो बोला, 1-2 दिन में इसी एड्रेस पर तलाक के पेपर भिजवा दूँगा।
और वो वहाँ से चला गया। मैंने दीपक के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा दीपक ने ही खोला। मुझे देखकर वो बहुत खुश हो गया। मैं घर के अंदर आ गई। घर में उसके अलावा कोई नहीं था, जबकि उसने बोला था कि मैंने घर में सबको बता दिया है। मैंने खाली घर देखकर उससे पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। उसने बोला आओ कमरे के अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। हमने बहुत सारी बात की और उसने मेरी साथ अपनी फ़ोटो खींच ली और किसी को सेंड करने लगा। जब मैंने उससे पूछा कि किसको भेज रहे हो, तो बोला तुम्हारे देवर को, और यह बोलकर नहाने चला गया। कुछ देर बाद उसके फ़ोन पर उसी नंबर से वापस मैसेज आया। मैंने देखा तो लिखा था लड़की तो लाजवाब है, पर मैं इसकी कीमत 2 लाख रुपया दूंगा। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इससे पहले कुछ अनर्थ होता, मैं वहाँ से भाग आई और रोते रोते अपने ससुराल पहुँच गई। मुझे घर देखकर सूरज चौंक गया और बोला कि अब क्या हुआ? बोल तो दिया था कि पेपर भिजवा दूंगा, अब यहाँ क्या लेने आई हो? मैंने उसको ना चाहते हुए भी सारी बात बताई। उसने सारी बात सुनी और कुछ नहीं बोला। मैं उसके सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद रात हो गई। वो हमेशा की तरह अपनी चादर नीचे बिछाकर सो गया, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आई। मैं सारी रात रोती रही और सूरज के साथ किया गया गंदा व्यवहार मुझे बहुत एहसास दिला रहा था। और कुछ देर बाद दीपक का फ़ोन आया। मैंने कॉल नहीं उठाया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ देर बाद सुबह हो गई तो मैंने देखा कि सूरज अपने बिस्तर में नहीं है, क्योंकि रात में मैंने सोच लिया था कि सुबह उठते ही सूरज से माफ़ी मांगूंगी और उसे अपना लूँगी, क्योंकि उससे ज़्यादा मोहब्बत और खुश मुझे कोई नहीं रख सकता। ये बात मुझे समझ आ गई थी, क्योंकि व्यक्ति की असली खूबसूरती उसके अच्छे व्यवहार से होती है, और मेरे सूरज का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। खैर शाम हुई और सूरज घर आए। मैंने सूरज से माफ़ी मांगी, बहुत रोई, लेकिन सूरज ने मुझे कुछ नहीं बोला। कुछ पेपर दिए और कहा कि इन्हें पढ़कर इन पर साइन कर देना। मैंने उनसे कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए, अब हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो चले गए। मैं रोती रही और सोचा रात में फिर से माफ़ी मांगूंगी। और वो कुछ देर बाद रूम में आए और अपनी चादर उठाकर नीचे सोने लगे। मैंने उन्हें रोका और बोली आपकी जगह वो नहीं है, आपकी जगह ऊपर बेड पर है। और मैंने सूरज के पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे डांट लो, गुस्सा कर लो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। उसने मुझे उठाया और बोला कि वो पेपर अगर तुम पढ़ लेती तो ऐसे नहीं रोती। उसने बेड पर रखे पेपर उठाए और देखा तो वो ज़मीन के पेपर थे, जिन पर कुछ ज़मीन सूरज मेरे नाम कर रहा था और कुछ अपनी माँ के। ये देखकर मुझे यकीन ना हुआ और मैं सन्न रह गई। कोई व्यक्ति इतना अच्छा कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे यह देखकर शौक भी लगा कि सूरज अपनी ज़मीन मेरे नाम क्यों कर रहा है। मैंने उससे पूछा तो वो बोले कि कल शहर किसी काम से जा रहा हूँ, आकर सब कुछ बता दूँगा। उन्होंने उन पेपर पर साइन लिए और सुबह शहर चले गए। मैंने 2-3 दिन बड़ी बेसब्री से सूरज का इंतज़ार किया, लेकिन वो वापस नहीं आए। चौथे दिन उनका एक दोस्त उनके मृतक शरीर को लेकर आया। यह देखकर घर में कोहराम सा मच गया। मैं तो यह देखकर बेहोशी हो गई, क्योंकि मुझसे ये सदमा बर्दाश्त ही ना हुआ। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैं खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके दोस्त ने बताया कि सूरज के 2 महीने पहले ही पता लगा कि उसे कैंसर है। पिछले कुछ दिनों से न जाने उसे क्या अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जिससे वो इतनी बड़ी बीमारी का शिकार हो गया और हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। यह सुनकर मुझे और भी झटका लगा, क्योंकि यह सब शायद मेरी वजह से ही हुआ था। 2-3 दिन बाद मुझे थोड़ा होश आया तो मेरी सास ने मुझे एक लेटर दिया और कहा कि यह सूरज के दोस्त ने दिया है, उसे सूरज ने दिया था और तुम्हें देने को बोला था। मैंने उनसे बोला कि मम्मी सूरज तो अनपढ़ था, लेकिन लेटर कैसे लिखा? मेरी सास ने मुझे बताया
कि वो बहुत पढ़ा लिखा था। तुम्हें कभी उसने नहीं बताया। मैं चुप रह गई क्योंकि मैंने कभी सूरज से उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। मैं भागकर कमरे में गई और उस लेटर को पढ़ने लगी। सपना, जब मैंने शादी के दिन तुम्हें देखा, तुम दुल्हन बनी बहुत सुंदर लग रही थी। उस वक्त ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और हाँ, मैं एक पढ़ा लिखा लड़का था। चाहता तो कोई अच्छी जॉब भी कर लेता, लेकिन मेरे पापा ने मुझे खेती करना सिखाया और उन्हीं खेतों में आखिरी सांसें ली। और मुझसे वादा लिया था कि तुम इस ज़मीन को कभी बंजर नहीं होने दोगे, जिस वजह से मैं खेती करता था। लेकिन जब शादी की रात तुमने मुझे बोला मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, तो मैं पूरी तरह से टूट गया। मैंने कभी आंसू नहीं बहाए थे, लेकिन जब तुम अपने प्रेमी से बातें करती, ऐसी बातें जिन पर तुम्हारा पति होने के कारण सिर्फ मेरा अधिकार था, तो मुझसे बर्दाश्त न होती और मेरा दिल टूट जाता और मैं खून के आंसू रोता गया। इसीलिए शायद मुझे ये बीमारी हो गई। और जब मुझे पता लगा तो मैंने अपने हिस्से की कुछ ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी, ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई कठिनाई ना हो। और हाँ, तुम आज़ाद हो, तुम जिससे चाहो शादी कर सकती हो। यह पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा रोई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने इतने अच्छे पति को खो दिया था और आज मेरी उम्र 40 साल हो गई है और आज भी मैं सूरज की विधवा बनकर जी रही हूँ और उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि उसे गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और अभी अभी मैंने उसका लेटर पढ़ा है। लेकिन मैं अभी अपनी गलती के लिए आज भी रोती हूँ। इसीलिए सभी बहनों से मेरी विनती है कि बेहतर की खातिर बेहतरीन को कभी मत खोना, क्योंकि शायद पूरी ज़िंदगी रोने के अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को ऑल पर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक की इजाज़त। अब तक के लिए धन्यवाद।